वॉइस ओवर पर चर्चा। So welcome to another episode of Voice Over Per Charcha. Today our guest is a very seasoned professional senior voice artist, Rashmi Sharma. She does voiceovers in 3 languages, English, Hindi and Punjabi. So रश्मि जी, आपका स्वागत है वॉइस ओवर पर चर्चा में और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक्स टू यू हर्ष फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और इस बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, सो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आपकी जो वॉइस ओवर की जो शुरुआत है, जैसा मुझे आपके बारे में पता है कि कितने समय से हम संपर्क में हैं, तो आपकी 2010 में शुरुआत हुई थी आपकी वॉइस ओवर्स की, करेक्ट? हाँ, अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक स्टोरी की तरह है ये। आई वॉज इन टीचिंग प्रोफेशन पहले, वॉइस ओवर से पहले, और ऑन एंड ऑफ काम कभी मैं करती थी कभी नहीं करती थी, तो चल रही थी लाइफ एक, और एक जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था। लगता था कि ठीक है, चल रहा है, चलने देते हैं, और करना क्या है वो भी नहीं पता, मतलब इसके अलावा क्या करना चाहती हूँ ये भी नहीं पता था मुझे। और वॉइस ओवर एज अ प्रोफेशन उस टाइम पे बहुत लोगों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि वॉइस ओवर एक प्रोफेशन हो सकता है। उसी टाइम की बात है, मेरे हस्बैंड ने स्टूडियो स्टार्ट किया। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपकी टीचिंग किस चीज में थी, थोड़ा अगर मैं जान सकते हैं? मैथमेटिक्स में थी। ओके ओके। खैर, वो टीचिंग प्रोफेशन में जो एक रहता है वो चीज काफी काम में आई वॉइस ओवर के लिए भी। हालांकि आगे जब मैंने ये प्रोफेशन चुना और इसमें काम शुरू किया, इसमें मेरे बड़ी काफी हेल्पफुल रहा टीचिंग प्रोफेशन, वो भी मैं बताऊंगी कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज को। या तो स्टार्ट हुआ स्टूडियो 2010 में, और नया नया स्टूडियो था। वॉइस ओवर के कुछ प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए, और उस टाइम पे आज जैसे सोशल मीडिया में आप एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दो रिक्वायरमेंट की वॉइस ओवर के लिए, आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे। उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया में हमारी रीच नहीं थी कि हम लोग बहुत आर्टिस्ट को नहीं जानते थे। वर्ड ऑफ माउथ से किसी आर्टिस्ट के थ्रू किसी के पास पहुंचे, ऐसे ये एक वे ऑफ रीचिंग होता था हम लोगों के लिए उस टाइम पे। तो नया नया ये फेसबुक पे ये ट्रेंड्स शुरू हो रहे थे, लेकिन इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। हाँ, शुरू हो गए थे, बट हाँ इतने ज्यादा नहीं थे। करेक्ट, इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। और वेस्टर्न रेलवे का एक प्रोजेक्ट आया हम लोगों के पास, और एज एन आर्टिस्ट आप जानते हो कि किस तरीके से हम लोग किसी प्रोजेक्ट को जब एक आता है तो सैंपल्स रिकॉर्ड करने होते हैं, ऑडिशन करना होता है, और वो ऑडिशन जो होता है वो हमारे क्लाइंट्स के पास जाता है, और क्लाइंट्स आर द वन जो उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि हमें इस वॉइस से काम कराना है। तो नया नया स्टूडियो था, ज्यादा आर्टिस्ट को हम लोग जानते नहीं थे। 2 आर्टिस्ट के सैंपल्स थे हम लोगों के पास, प्रोफेशनल बहुत अच्छे सैंपल्स थे। तो हम लोगों ने सोचा 2 सैंपल भेजना थोड़ा सा कम लगता है, 1 सैंपल और डाल देते हैं, क्योंकि मैं वहां थी और मैं फर्स्ट टाइम मतलब जाके एक ऑडिशन मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मतलब उससे पहले डिसाइडेड नहीं था कि आप वॉइस ओवर में आओगे? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, मतलब था ही नहीं कि ये मेरी लाइफ का एक चेंज होने जा रहा है। दैट वाज द डे, दैट वाज द पॉइंट, मुझे नहीं पता था। तो वो रिकॉर्ड किया सैंपल, और आई डोंट नो व्हाई, बहुत अच्छे सैंपल्स थे मेरे सामने जो 2 और थे। क्या रीजन था, मेरा सैंपल सिलेक्ट हो गया वहां। और हम लोगों को बिल्कुल ये था कि होना तो है नहीं, मतलब लीस्ट होप थी, कि होप थी भी नहीं रिकॉर्ड करते टाइम कि मेरा सिलेक्ट हो जाए। मुझे लगा कि अब ये सिलेक्ट हो गया है, मेरे लिए एक नया टारगेट आ गया सामने, की डर भी लगा कि किया तो है नहीं, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, और वो छोटा काम नहीं था। सबसे बड़ी बात कि छोटा रेलवे का तो ऑब्वियसली बड़ा काम है, ऑफ कोर्स, बड़ा एज ए नेम आल्सो, और एज इन क्वांटम ऑल्सो, कि काफी बड़ा काम था, काफी आवर्स की रिकॉर्डिंग थी जो हम लोगों को करके देनी थी। और नॉट बीइंग अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट एट दैट टाइम, मेरे लिए मेरा सैंपल चुने जाना एक टेंशन की बात हो गई। तो मुझे लगा कि अभी कैसे करेंगे ये, डर भी था
एक ट्रेन्ड आर्टिस्ट नहीं थी मैं, हालांकि ट्रेनिंग की अगर उस टाइम पे बात करें हम, तो उस टाइम पे एज सच आज की डेट में तो बहुत आप जैसे कर रहे हो, वीडियोस निकालते हो टिप्स के लिए, या काफी हेल्प मिल जाती है। हर्ष, जिस तरह से आप वीडियोस करते हो वॉइस ऑफ आर्टिस्ट के लिए, जो अपकमिंग आप देखते हैं मेरे वीडियोस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तो रिसोर्सेज नहीं थे, करेक्ट, रिसोर्सेज नहीं थे कि, और एकदम से आज सैंपल सिलेक्ट हुआ, 2 दिन बाद हमें रिकॉर्डिंग करनी है, और चलिए फिर थोड़ा सा हिम्मत की। और उस टाइम पे ऐसा भी नहीं होता था हर्ष, जैसे आज होता है 99.9% ऑफ क्लाइंट्स हमारे जो हैं वो ऑनलाइन हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, कम्युनिकेट बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं जो हम बाय फेस जानते भी नहीं हैं जिनको, लेकिन उस टाइम पे काफी ऐसा था कि क्लाइंट्स आके बैठते थे स्टूडियो में और अपने सामने रिकॉर्डिंग करवाते थे। तो वो हेजिटेशन, वो थोड़ा डर था स्टार्टिंग का। तो जैसे, लेकिन वही मैं कह रही हूँ, जो टीचिंग प्रोफेशन था मेरा उस टाइम पे, वो काम ही आया होगा। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगी। मैं इससे एक बात आपसे कोरिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने वॉइस ओवर फुल टाइम शुरू किया 2020 में, मैं उससे पहले पार्ट टाइम कर रहा था। मतलब जैसे मैं पहले दिल्ली में रहता था उस टाइम पे, सो मैं आई वाज इनटू डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन प्लस अ ट्रेनर। तो मैं इस बात से कोरिलेट कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जब हम किसी को सिखाते हैं तो एक होता है ना जैसे आवाज में ठहराव, और किसी को आप सिखा रहे हो कोई चीज, तो वो चीज आपके लिए एक फेवरेबल चीज उस टाइम पे रही होगी। बिल्कुल रही। और जिस दिन डे फिक्स हुआ रिकॉर्डिंग के लिए, 4 लोग आके बैठ गए वहां पे, और माइक के सामने मैं गई और रिकॉर्डिंग शुरू की हम लोगों ने। और बहुत अच्छे से उन लोगों ने टेक्निकलिटीज मुझे बताई, और पूरी कोशिश की मैंने अच्छे से अच्छा काम देने की। और कुछ टेक्निकलिटीज मुझे बता के 3-4 घंटे हमारे साथ रहे वो, फिर वो चले गए काम दे के पूरा। एंड दैट वाज समवेयर अराउंड 15 डेज का एक स्लॉट था पूरा उन लोगों ने बुक किया, जो जिसमें मेरे को पूरा वॉइस ओवर वेस्टर्न रेलवेज के करना था। तो हो गया सक्सेसफुली। तो ये कह सकते हैं डेस्टिनी ने, मतलब उतना डेस्टिनी होती है। और साथ में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, पहली बार आपने रिकॉर्ड किया तो उस टाइम पे जैसे होता है ना, कुछ लोग जैसे क्या करते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं या फिर ऑनलाइन देख देख के सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप पहली बार जब रिकॉर्ड कर रहे थे, थोड़े रीटेक्स वगैरह हुआ या फिर आपका एक फ्लो में आपका फ्लो बन गया पहली बार? बिल्कुल हुआ। अब मैं क्लासेस अगर मैं बताऊं, मैंने प्री स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया है, प्राइमरी बच्चों को भी पढ़ाया है, 7th 8th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया है। तो जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए स्टोरी टेलिंग या वो चीज तो आप एज अ टीचर आपको करनी ही पड़ती है। हालांकि ये स्टोरी टेलिंग से बहुत अलग था काम, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो बोलने का है, और जो एक किस थ्रो से हम लोगों को एक माइक के सामने बोलना है, वो थोड़ा सा मुझे एक कंफर्ट लेवल लगा मुझे उसमें। और जब ये कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, तो मुझे लगा यही तो था मैं करना चाहती थी। लाइक मतलब दिस इज माय पैशन। उस लाइफ के उस पॉइंट पे जाके मुझे समझ में आया। और फिर मैंने कोशिश करनी शुरू की कि मुझे इसी में काम करना है, वॉइस ओवर करना है मुझे। तो ये ई लर्निंग कैटेगरी कह सकते हैं इसको, जो आपका जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था, ई लर्निंग एंड नरेशन कैटेगरी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल आप ई लर्निंग कैटेगरी इसको बोल सकते हैं, ई लर्निंग कैटेगरी कह सकते हैं इसको। बिल्कुल करेक्ट। तो फाइनली फिर आपका इसमें सफर शुरू हुआ। तो वो उसमें आई फॉरगॉट, वो इंग्लिश में था प्रोजेक्ट? इंग्लिश हिंदी दोनों। अच्छा, इंग्लिश हिंदी दोनों था। कुछ प्रॉम्प्ट्स उसमें हिंदी में थे, कुछ इंग्लिश में थे। तो उसके बाद फिर आपने जाहिर सी बात है आपने और वॉइस ओवर की कैटेगरीज को एक्सप्लोर किया होगा, जैसे अलग अलग जो भी कैटेगरीज होती है। बिल्कुल फिर से वही बात बोलूंगी कि उस टाइम पे इतना रिसोर्सेज नहीं होते थे सीखने के लिए। ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ भी ना, कोई सिलेबस एज सच जैसे सीबीएसई का होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए, कोई ऐसी बुक्स नहीं, कुछ नहीं अवेलेबल। आज तो फिर भी बहुत कुछ है, उस टाइम पे कुछ नहीं था। तो मैं बहुत अच्छे लोगों के काम सुनती थी, जो भी मेरे को अच्छा काम सुनने को मिलता था मैं कोशिश करती थी सीखने की उनसे। साथ के साथ मैं सैंपल्स अपने भेजती थी जहां भी जरूरत होती थी, जहां से भी कभी मेरे को अप्रोच करते थे लोग। और
शुरुआत के टाइम पे काफी स्ट्रगल भी करनी पड़ी, रिजेक्शंस भी होती हैं, हर जगह एक्सेप्टेंस बिल्कुल। नहीं होती आपके सैंपल्स की। तो जब भी कभी कहीं सैंपल सेलेक्ट नहीं होता था, मुझे और किक लगती थी कि नहीं, अभी इससे भी अच्छा करना है। तो मेरे को उससे डिप्रेशन या कुछ बुरा नहीं लगता था मेरा कभी सैंपल। मैं खुद अपने उसमें ढूंढने की कोशिश करती थी कि क्या कमी रह गई मेरे वॉइस में, क्या वॉइस ओवर में। तो धीरे धीरे करते करते अच्छा काम भी होने लगा। आज की डेट में अगर मैं देखूं तो हर कैटेगरी का काम मैंने, हर फील्ड में जो वॉइस ओवर से रिलेटेड है, आप ऑडियो बुक्स ले लो, IVRs ले लो, ई-लर्निंग ले लो, जस्ट एनीथिंग, आप कुछ भी चीज बोलो, सारी कैटेगरीज ऑलमोस्ट आप कर चुकी हूँ। और काम इतना है आज की सुबह स्क्रिप्ट्स लाइंड अप हो जाती हैं, और टचवुड बहुत अच्छी बात है। और इनफैक्ट ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है, क्योंकि जैसे होता है ना, मैंने हमेशा इसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि लोग सोचते हैं कि मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, वो रिसर्च करते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, लेकिन आपके केस में आपकी स्टूडियो की शुरुआत के साथ एक प्रोजेक्ट आया और एक हिसाब से था ना, एक एक्सपेरिमेंट की तरह था, और वो सिलेक्ट हो गया, और वहां से आपकी जो है एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज अ अपार्ट फ्रॉम अ स्टूडियो होना, आपकी यहाँ पे एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी यहाँ से आपका सफर शुरू हुआ। बिल्कुल, बहुत ही इंस्पायरिंग है ये। सो एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम, जैसे आपने बताया 3 लैंग्वेजेस करते हैं, इंग्लिश हिंदी तो है ही, तो उसके बाद फिर आपने धीरे धीरे पंजाबी लैंग्वेज में भी आपने सैंपल्स वगैरह रिकॉर्ड किए? मैं नेटिव पंजाबी हूँ, और बचपन से पंजाबी घर में बोली है। ओके, तो ये तो एक अपर है मेरा इस लैंग्वेज के लिए। तो एक क्लाइंट ने पूछा मेरे से, उस टाइम तक काफी काम हो गई थी मैं शुरू करना, मतलब मेरा प्रॉपरली एक शुरू हो चुका था वॉइस ओवर का काम। तो एक, आपको पता ही होगा, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सेम प्रोजेक्ट के ऊपर हमें 2-3 लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं। हाँ। तो हिंदी का एक प्रोजेक्ट था, मेरे पास आया, तो उन्होंने पूछा हमें, आप पंजाबी भी कर लोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो नेटिव पंजाबी हूँ। तो वो फर्स्ट टाइम ट्राई किया, अच्छा रहा। और पहले मैं इंग्लिश हिंदी ही ज्यादा करती थी, लेकिन फिर पंजाबी साथ में जुड़ गया। और अभी एज अ बैच कई बारी प्रोजेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ तीनों लैंग्वेजेस एक ही प्रोजेक्ट के लिए करनी होती हैं। कभी कभी ऐसे रेडियो स्पॉट होता है, उसका एक इंग्लिश बनता है, उसी के साथ अलग अलग लैंग्वेजेस बनती है, उसकी लैंग्वेजेस बनती हैं। या ई-लर्निंग के लिए भी ऐसा बहुत होता है कि ई-लर्निंग के लिए भी आपको हिंदी, पंजाबी या बाकी रीजनल लैंग्वेजेस भी हमें जैसे करनी होती हैं, तो वो एक पूरा पैकेज में हो जाता है। तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, जितनी भाषाएं आती है उतना, और अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो तो जितनी भाषाएं आपको आती है, एक बहुत बड़ी, और उसको मैं भी कोरिलेट कर सकता हूँ कि मैं भी 3 लैंग्वेजेस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप गुजराती करते हो हर्ष, आप बहुत अच्छा करते हैं। बस गुजराती में, बस हमेशा मैं ये काफी बार जिक्र कर चुका हूँ, बस कि मैं करता तो हूँ गुजराती, बस ये छोटी छोटी एक लिमिटेशन, थोड़ी सी एक लिमिटेशन आ जाती है कभी कभी, क्योंकि मैं पहले दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो वो जो इंग्लिश हिंदी के साथ जो मेरा, जो एक हिसाब से मेरी फ्लुएंसी है, वो नो डाउट गुजराती, हम घर पे गुजराती में ही बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो टॉप टू बॉटम रीड करने वाली बात होती है, वो जो थोड़ी एक स्पीड होती है, तो वहां पे मुझे कभी कभी, मतलब नो डाउट, मैंने ये बात मैं हमेशा पब्लिकली भी कह चुका हूँ कि मैंने सबसे ज्यादा जो एडवर्टीजमेंट्स किए हैं रेडियो टीवी, वो सबसे ज्यादा मैंने गुजराती में किए, उतने मैंने इंग्लिश और हिंदी में भी नहीं किए। लेकिन जब बहुत बड़ी स्क्रिप्ट हो जाती है तो वहां कभी कभी थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ ये चीज। लेकिन ठीक है, आप जैसे अभी आप बहुत काम करना है आपने, और धीरे धीरे आपकी पकड़ उसके ऊपर बहुत अच्छी बन जाएगी। धीरे धीरे, मतलब जैसे 30-40 सेकंड से शुरू किया, तो अब जाते जाते वो 2-3 मिनट 4 मिनट ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, 1 घंटे का जो आउटपुट होगा वहां तक आने में मुझे लग रहा है समय लगेगा थोड़ा। नहीं, वो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आप नेटिव गुजराती हो। अच्छा, एक चीज ये भी फर्क होता है कि जब रीजनल लैंग्वेजेस की मैं बात करती हूँ, तो रीजनल लैंग्वेजेस को भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज देखी है कि कैटेगराइज्ड हैं वो। एक अर्बन पंजाबी की अगर मैं बात करूँ, अर्बन पंजाबी है, एक है जो रूरल पंजाब में बोली जाती है, वो दोनों एक्सेंट डिफरेंट होगी, यस, डिफरेंट हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे क्लाइंट्स हमसे बोलते हैं कि हमें वो रूरल वाली पंजाबी चाहिए, जो गांव में बोली जाती है, ठेठ पंजाबी। तो उस चीज पे पकड़ हम जैसे लोगों की नहीं होती, जो मेट्रो सिटीज में रही हैं। लेकिन
अर्बन पंजाबी की एक जो डिमांड है, या एनी रीजनल लैंग्वेज जो अर्बन एक जगह से बिलोंग करती है, उसका काम भी काफी एक सोफिस्टिकेटेड या क्लासिक, एक जिसको बोलते हैं कि आप एड्स ले लो, आप टीवीसीज ले लो, रेडियो स्पॉट्स ले लो, और कई चीजें ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ हमें अर्बन रीजनल लैंग्वेज ही सूट करती है। तो वो ये चीज भी एक है, एक लिमिटेशन है, ये भी है। रीजन टू रीजन जैसे होता है ना, जैसे एक इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है तो कहने को तो एक इंडियन एक्सेंट हो गई, एक ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हो गई, यूके एक्सेंट हो गई, तो वैसे भी जो है मतलब जो एक रीजनल लैंग्वेज है वो भी सिटी टू सिटी, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसके अलावा मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, आपका जो स्टूडियो है मेलेडी स्टूडियोज के नाम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेलेडी रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, तो उसमें आप थोड़ा अगर आप शॉर्ट में बता सकते हैं क्या क्या सर्विसेज अगर आप जो उसमें ऑफर करते हैं? हर्ष, हमारे स्टूडियो में ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी सर्विसेज होती हैं। You just name it and we provide it. आप लोकलाइजेशन ले लो, आप ट्रांसलेशंस ले लो, अगर हम शुरुआत करें द बेसिक कंटेंट राइटिंग से करें, ट्रांसलेशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वॉइस ओवर्स तो है ही, डबिंग हो गया, रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे, और उसके अलावा वीडियो प्रोडक्शन है जिसके लिए हमारे को .srt फाइल्स होती हैं या एडिटिंग होती है, शूट, क्रोमा शूट, एवरीथिंग, सब कुछ ऑडियो प्रोडक्शन से और वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड। ओके, कैरियोके, म्यूजिक आजकल बहुत है लोगों का, तो म्यूजिक तो एक पैरेलल टू द वॉइस ओवर जो साथ साथ में चलता है वो। मैं भी जब दिल्ली में जब मैं पार्ट टाइम करता था, तो जब मैं ये जो जगह है लक्ष्मी नगर, तो मेरा जैसे मैं आई यूज्ड टू स्टे इन आईपी एक्सटेंशन, मेरा जो ऑफिस है वो पीतमपुरा की तरफ था, तो होता क्या, मेरी पूरे दिन जैसे मेरी कंसल्टेशन डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद में रात को जैसे वहां से फ्री हुआ ऑफिस से, तो मैं 9 बजे वहां जाके रिकॉर्ड करता था, जो भी मुझे वॉइस ओवर का काम मिलता था वो मुझे क्योंकि मेरा पार्ट टाइम चल रहा था उस टाइम पे। अच्छा। तो जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता था ना लक्ष्मी नगर में, गुरुद्वारे के पीछे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, तो वहां पे जो साउंड इंजीनियर थे उनके यही चल रहा होता था, आधे टाइम वॉइस ओवर का काम होता था, और इसके अलावा शायद वो भजन कीर्तन उसका सारा काम वो जो है मिक्सिंग वगैरह करते थे। वो लाइव रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं जहां आपके म्यूजिशियंस आके लाइव प्ले करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो बहुत वैरायटी ऑफ वर्क है। तो आप ये दिल्ली में कहाँ पे है आपका स्टूडियो? हम लोग विकासपुरी में है, वेस्ट दिल्ली में। वेस्ट दिल्ली में विकासपुरी। तो अगर सपोज जैसे जो इस फील्ड में नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, तो अगर उनको अपना वॉइस ओवर डेमो सैंपल बनाना हो, तो आपके यहाँ इस तरह से आते हैं आर्टिस्ट वगैरह बनाने? बिल्कुल आते हैं। मैं खुद उनके रिकॉर्ड करवाती हूँ सैंपल्स, मतलब पूरा। सबसे बड़ी बात के मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो नए आर्टिस्ट हैं अभी कोशिश कर रहे हैं इस फील्ड में अपने पैर जमाने की, मैं उनके लिए ये चीज बोलना चाहती हूँ कि जो प्रोफेशनल सैंपल्स हैं, स्टूडियो रिकॉर्डेड सैंपल्स, वो उनके लिए होना बहुत जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं हम फोन पे रिकॉर्ड कर देंगे या किसी भी मीडियम से रिकॉर्ड करके हम लोग सैंपल्स भेज देंगे, लेकिन उनको ये चीज समझनी चाहिए, एज अ स्टूडियो ओनर जब मेरे पास भी सैंपल्स आते हैं, मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए सैंपल मंगाती हूँ, तो मेरे पास 2 सैंपल अगर स्टूडियो रिकॉर्डेड प्रोफेशनल सैंपल्स हैं और 1 सैंपल मेरे पास फोन की रिकॉर्डिंग वाला है, मैं भेज तो दूंगी आगे, लेकिन शुरुआत में ही वो एक क्लाइंट के लिए वो सोचता है इसको साइड में कर दें। तो ये एक मेरी एडवाइस है कि प्रोफेशनल सैंपल्स रिकॉर्ड करें। मेरे पास आते हैं आर्टिस्ट ऐसे आते हैं जो बिल्कुल शुरुआत के, तो मैं स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करती हूँ उनको और डायरेक्शन भी देती हूँ कि किस तरह से एक स्क्रिप्ट को करना है, क्योंकि आपके सामने बैठ के जो आपको रिकॉर्ड कर रहा है उसको अगर इस चीज की समझ होगी कि किस स्क्रिप्ट को मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, तो ये तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, क्योंकि जैसे हम कहीं स्टूडियो में जाते हैं तो हमारे सामने साउंड इंजीनियर बैठे होते हैं, तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ साउंड इंजीनियर्स काफी वॉइस आर्टिस्ट के साथ मतलब उनका तालमेल होता है, लेकिन अगर आपके सामने वॉइस आर्टिस्ट ही बैठा हुआ हो, एक प्रोफेशनल सीनियर वॉइस आर्टिस्ट, अगर आपको वो एक, तो आपके 2 काम एक साथ में हो रहा है, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है वॉइस ओवर डेमो सैंपल्स की, और साथ में आप सीख भी रहे हो। करेक्ट, सीख भी रहे हैं, बिल्कुल। मेरे पास बहुत ऐसे आते हैं लोग और सैंपल्स रिकॉर्ड करके देना अच्छा लगता है, मतलब एक तरह से लगता है कि ठीक है, आगे एक नई जर्नी के लिए निकल रहे हैं वो, तो
बिल्कुल, तो ये आपने बिल्कुल सही, मतलब अपने वीडियोस में भी काफी कहता रहता हूँ कि प्रोफेशनल होना चाहिए, चाहे आप या तो होम स्टूडियो डेवलप करो या फिर शुरुआत में आप एक स्टूडियो हायर कर सकते हो। तो जो भी मेरे लिसनर्स और व्यूअर्स है जो इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो अगर आप दिल्ली में हैं तो डेफिनेटली आप वेस्ट दिल्ली विकासपुरी वहां पे जाके, और ऑब्वियसली मैं आपकी जो स्टूडियो का लिंक इस एपिसोड में तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा। इसके अलावा अगर जब बात आती है होम स्टूडियो की, तो जैसे मैंने आपकी जो स्टूडियो की वेबसाइट है उससे मैंने गो थ्रू किया, और ऑब्वियसली मैं आपके टच में भी हूँ, तो आपने एक और सर्विसेज शुरू की है, उसमें इनिशिएट की है, दैट इज प्रोवाइडिंग होम सेटअप। उस वेंचर का नाम है पोडियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पोडियो जो है वो वोकल बूथ्स हैं एक्चुअली, और ये आइडिया हम लोगों को उस टाइम पे आया जब कोविड के टाइम पे लॉकडाउन था। इट इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ माय हस्बैंड एक्चुअली। और हम वो काफी मतलब एकॉस्टिक्स और ये सब चीजें, स्टूडियो भी हम लोगों का जैसे था, तो काफी इस चीज में उनको नॉलेज है, कैसे बनाना है, टेक्निकलिटीज बनाने की जो होती है, साउंड प्रूफिंग की और ये सब। तो उस टाइम पे जब लॉकडाउन था, लेकिन काम तो चल रहे थे, जो रिक्वायरमेंट वॉइस ओवर की थी चल रही थी, और बहुत सारे 99.9% आर्टिस्ट ऐसे थे जो स्टूडियो जाके रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकते थे, स्टूडियोज बंद थे उस टाइम पे। और जो क्लाइंट्स थे उनको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था कि होम रिकॉर्डेड आउटपुट से उनको काम चलाना पड़ता था। और होम रिकॉर्डेड आउटपुट और स्टूडियो की रिकॉर्डिंग्स में काफी फर्क होता है। और उनमें से उन क्लाइंट्स में से बहुत से क्लाइंट्स ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स को ही प्रेफर करते थे, मतलब ब्रॉडकास्ट क्वालिटी टाइप आउटपुट, ब्रॉडकास्ट हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग। तो लेकिन उस टाइम पे मैनेज करना पड़ता था, और तो ये चीज बनाई मेरे हस्बैंड ने, और अब इसका प्रमोशन वगैरह सारा, जो सेलिंग और पूरा प्रोजेक्ट जो है हमारा बेटा संभाल रहा है, और काफी अच्छा मतलब इसका रिस्पांस आ रहा है। आप घर में बैठ के एक जो हाई क्वालिटी ब्रॉडकास्ट क्वालिटी रिकॉर्डिंग आप डिलीवर कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को, आपको स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है। और जो एक आउटपुट आप प्रॉपर एक एकॉस्टिक और एक प्रॉपर सेटअप में बैठ के जब आप वॉइस ओवर करते हो ना हर्ष, आप भी करते हो, उसका एक मजा अलग होता है, उससे आपका आउटपुट बेटर निकलता है, आपका मन करता है और अच्छा काम करने का। हेडफोन्स में आपको जो अपनी वॉइस आती है, फीडबैक आता है, वो एक डिफरेंट ही होता है। और उसके बाद जब आप अपना एडिटिंग करते हो और उसके ऊपर प्लगइन्स लगा के, उसका जो बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है, वो एक डिफरेंट ही अलग ही देता है। मतलब अगर वॉइस ओवर की अगर बात करी जाए, अगर प्रैक्टिस करी हो प्लस अगर एक अच्छा एक होम सेटअप हो, तो मतलब एक हिसाब से स्किल और क्वालिटी का एक कॉम्बिनेशन है। कहीं कहीं होता है कि वॉइस ओवर स्किल बहुत अच्छी है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, और दूसरा भी होता है कि क्वालिटी अच्छी है लेकिन वॉइस ओवर में प्रैक्टिस नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे को ये चीज सपोर्ट करते हैं एक हिसाब से। बिल्कुल करती हैं। मेरा अपना एग्जाम्पल आप देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। मेरे को सिर्फ इस वजह से काम नहीं मिला कि मैं अच्छा काम करती हूँ, मेरे को इस वजह से भी काम मिला, मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स जाती हैं वो एक प्रॉपर स्टूडियो में, क्योंकि मेरा अपना स्टूडियो है, मेरा अपना एक अलग सेटअप है। हालांकि प्रॉपर जो स्टूडियो है वो तो म्यूजिक का वो चलता रहता है, मेरा अपना एक अलग सेटअप है प्रॉपर, जो तो वो मेरे काम के ऊपर काफी रिफ्लेक्ट करता है, और उसकी वजह से मेरे पास काफी काम आता है। लोगों को पता है, मेरे क्लाइंट्स को, कि मैं एक हाई क्वालिटी आउटपुट दे रही हूँ, एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा स्टूडियोज, क्योंकि आर्टिस्ट अगर जाएंगे वो पेड होगा, स्टूडियो जहां भी जाएंगे, तो एडिशनल पेमेंट एक क्लाइंट के सिर पे नहीं जाती है, वो इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग एक आप बजट दे सकते हो अपने क्लाइंट को। और क्लाइंट को ये डेडिकेशन और एक प्रोफेशनल अप्रोच हमारा दिखता है कि ये जिस तरह से आउटपुट और जो हमारा काम की तरफ जो रवैया होता है, सो जाहिर सी बात है कि खास करके वॉइस ओवर में अगर एक होम सेटअप, और एक एडवांटेज भी है, क्योंकि होता क्या है, जहां तक मैं इस चीज से मैं कोरिलेट कर सकता हूँ कि अगर कोई वॉइस ओवर की इंक्वायरी आती है तो पहले हम उसका ऑडिशन भेजते हैं, फिर अगर स्टूडियो नहीं है इनिशियली, ऑब्वियसली हर किसी के पास शुरुआत में रिसोर्सेज नहीं होते, तो हम पहले स्टूडियो बुक करते हैं, एडवांस लेते हैं, फिर जाके रिकॉर्ड करते हैं। और अगर लंबी रिकॉर्डिंग है, चाहे छोटी रिकॉर्डिंग हो, लंबी रिकॉर्डिंग हो, कहीं ना कहीं करेक्शन आती है, फिर दोबारा स्टूडियो जाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया एक एडवांटेज हो जाती है कि अगर अपना होम सेटअप हो तो वो ज्यादा एक फेवरेबल चीज है इसके लिए। फेवरेबल चीज है, और टाइम चेंज होता रहता है हर्ष। हाँ,
से 10 साल पहले एक द वे ऑफ वर्किंग अलग था, आज की डेट में एक अलग है, आज से 10 अलग साल है। बाद अलग होगा। तो दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर, वोकल बूथ्स आर द फ्यूचर एक्चुअली। जो आर्टिस्ट धीरे 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 एक कंफर्ट लेवल बन जाता है हर्ष, उस जगह के साथ एक कॉर्नर में अगर आपका वोकल बूथ पड़ा है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है उसके साथ। हाँ, और जो काम करने में आपको मजा आता है, दैट इज योर यू नो दैट इज अ स्पेस जहाँ आपको शांति मिलती है, काम करते हो। पैशन है जिन लोगों का, उनके लिए डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैं ये जानना चाहूंगा, अगर ये जो सर्विसेज है, सपोज आप जो आपने जिक्र किया, जैसे हम पोडियो की बात करते हैं, तो एक तो हो गया कि कोई दिल्ली में रहता है, ये तो ऑब्वियसली इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस हो गया, तो इसका एक प्रोसीजर क्या है, अगर थोड़ा आप इसके बारे में बता सकते हैं? मतलब वॉइस ओवर स्टार्ट करने का? नहीं, इसका स्टूडियो होम सेटअप का, आपके अगर सर्विसेज वगैरह किसी को बनवाना हो, और अगर आपको कांटेक्ट कैसे कर सकता है, और उसके बाद का प्रोसीजर थोड़ा बहुत। बिल्कुल, हमारी वेबसाइट पे इसका पूरा डिटेल्स हैं, फोन नंबर्स हैं, और वही रहता है कि जैसे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है, ये सिर्फ एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसको जैसा है चाहिए, मतलब मेजरमेंट्स, ऑफ कोर्स डायमेंशंस के हिसाब से। तो वेबसाइट पे सब कुछ है हमारी, और कभी किसी को भी ऐसे रिक्वायरमेंट हो तो वो कॉल करके, नंबर्स हैं, फोन नंबर्स हैं, वहाँ पे कॉल करके डिटेल में जो जानकारी है ऑडियो के बारे में, एक्चुअली मेरे को एक लिमिटेड जानकारी है, क्योंकि वो टेक्निकलिटीज उसकी डिफरेंट हैं, दैट इज अ डिफरेंट, तो वो पूरी साउंड इंजीनियरिंग आ जाती है, वो पूरी प्रॉपर इंजीनियरिंग आ जाती है। तो ये मैं ये कह सकती हूँ कि बात, मतलब ये एक बूम, इट इज लाइक अ बूम फॉर द वॉइस ओवर आर्टिस्ट। ये तो डेफिनेटली मैं कहूँगा वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गए, या सिंगर्स हो गए, म्यूजिशियंस, सिंगर्स बिल्कुल, सिंगर्स के लिए बहुत, आजकल तो कैरियोके के बहुत शौकीन हैं लोग, जो म्यूजिक के गाते हैं, जो प्रोफेशनल सिंगर्स भी नहीं, उन लोगों ने भी मतलब अपने घर में लगवाया है ये वोकल बूथ गाने के लिए। हाँ, आपने याद दिला दिया, मैंने पहले बचपन में तबला सीखा और सूफी म्यूजिक सीखा हुआ है, लेकिन पता नहीं गाना बहुत टाइम से नहीं हुआ, तो मुझे I could recollect that. So anyways, last but not the least, इसमें मैं कह सकता हूँ एक फनी एलिमेंट है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास ई लर्निंग का कोई मैथमेटिक्स का काम आता होगा, तो मुझे लग रहा है वो सबसे पहले प्रोजेक्ट वो होता होगा, सबसे तेजी से होता होगा वो प्रोजेक्ट। बिल्कुल, कह सकते हैं हम। हालांकि काम में अगर देखूं तो सोचूं तो मुझे ऑडियो बुक्स सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, ऑडियो बुक्स सबसे अच्छी लगती है। ऑडियो बुक्स, और काफी की हैं मैंने ऑडियो बुक्स, बहुत सारी। ये तो मैं ऐसे ही एक फनी वे में उस मामले में पूछ रहा था कि आप पहले जैसे मैथमेटिक्स में आप टीचर थे, तो उसका अगर आपको ई लर्निंग का, जैसे आजकल होता है ना, जो किताबें होती है उसी का जैसे एक डिजिटल वर्जन होता है, जैसे जिस तरह की एप्स वगैरह आ गई है, यूट्यूब में चैनल्स ऐसे काफी, तो उसमें अगर आपको इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता होगा, तो ये तो फटाफट, मतलब सबसे स्पीड में यही होता होगा। बिल्कुल डेफिनेटली। So anyways, रश्मि जी, थैंक यू सो मच, आप इस शो का एक हिस्सा बने, वॉइस ओवर पर चर्चा का, और आगे भी मैं चाहूंगा आपसे और इस तरह की इंटरेक्शन होती रहे हमारी, एंड फॉर योर वॉइस ओवर जर्नी, फॉर योर ऑल वेंचर्स, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू हर्ष, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा। आप खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हर्ष, जो आप पॉडकास्टिंग करते हो, जो छोटे छोटे वीडियोस आप, यू डोंट नो कितने हेल्पफुल उन लोगों के लिए होते हैं जो बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो। बस कोशिश रहती कि कभी कभी होता है, जैसे वॉइस ओवर का ज्यादा काम आ गया तो थोड़े रेगुलरिटी कभी कभी वो सफर हो जाता है, बट हाँ, मेरी कोशिश जरूर रहती है कि मैं इस तरह का कंटेंट लाते रहूं। बिल्कुल करते रहो ऐसा। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट, एंड अगेन आपको ऑल द बेस्ट। और बाकी जो भी मेरे व्यूअर्स और लिसनर्स हैं, अगर आप कुछ मतलब विजिट करना चाहते हैं वेबसाइट वगैरह, या स्टूडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।